तो तीसरा पिगमेंट हमारे पास फाइकोबिलिन्स है, जो नॉर्मली BGA यानी कि ब्लू ग्रीन एल्गी साइनोबैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट है, ये रेड एल्गी के अंदर प्रेजेंट है। दो तरीके के हैं, फाइकोसायनिन और फाइकोसेरिथिन। फाइकोसायनिन पर्पल कलर में, फाइकोसेरिथिन जो होता है वो रेड कलर में होता है। इनके अंदर मैं आपको बता दूं किसी भी तरह की पाइटोल चेंज नहीं होती, ना ही इनके अंदर किसी भी तरह का मैग्नीशियम आयन होता है, ठीक है। जबकि मैंने क्लोरोफिल में बताया था कि इनके अंदर तो मैग्नीशियम आयन प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से क्या कर पाते हैं, सोलर एनर्जी को ट्रैप कर पाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले दो चीजें याद रखना आप लोग, ठीक है जी। एक तो हमारे पास है क्लोरोफिल ए। क्लोरोफिल ए ही वो चीज है जो बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ रिएक्शन सेंटर, जो रिएक्शन सेंटर बनाता है, यानी जहां से फोटोसिंथेसिस की जो रिएक्शन होती है वो स्टार्ट होती है। और उसके अलावा ऑल अदर पिगमेंट्स, बाकी जितने भी अदर पिगमेंट्स होते हैं वो सारे के सारे मेरे पास इधर में एसेसरी पिगमेंट्स कहलाते हैं। वो सारे के सारे मेरे यहाँ पर क्या कहलाते हैं, एसेसरी पिगमेंट्स कहलाते हैं। चलिए तो हम बात करते हैं सबसे पहले क्लोरोफिल ए के बारे में और क्लोरोफिल बी के बारे में, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी एक्ट इन अ कोऑर्डिनेटेड मैनर, ये कोऑर्डिनेटेड मैनर में एक्ट करते हैं विद अदर ग्रुप ऑफ पिगमेंट्स, जैसे कि कैरोटेनॉइड्स है उनके साथ में, कोऑर्डिनेटेड मैनर की यानी साथ में मिलकर के। जो मेन फंक्शन होता है इन मॉलिक्यूल्स का इज टू कैप्चर द रेडिएंट एनर्जी, इसका मेन फंक्शन होता है कैप्चर द रेडिएंट एनर्जी। जैसा कि मैंने बताया कि थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन में बहुत सारे क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स का गुच्छा होता है, तो बीचों बीच मेरे पास प्रेजेंट है यहाँ पर क्लोरोफिल ए, और इसके सराउंडिंग में क्लोरोफिल बी है, सी है, डी है, कैरोटेनॉइड्स है, ठीक है। बाकी और भी जो भी डेरिवेटिव्स है वो सारे के सारे यहाँ पर प्रेजेंट। अब रिएक्शन जो स्टार्ट होती है वो हमेशा क्लोरोफिल ए से ही होती है। तो क्लोरोफिल ए ही वो होता है जो बेसिकली रिएक्शन सेंटर की फॉर्मेशन करता है। सन से डायरेक्ट लाइट एनर्जी आती है क्लोरोफिल ए में, कुछ लाइट एनर्जी इसमें आ गई, फिर ये इससे इसमें ट्रांसफर हो गई, इससे इसमें और इससे इसमें। तो ये चारों तरफ मॉलिक्यूल्स है, क्लोरोफिल बी, सी, डी, फाइकोबिलिन्स, कैरोटेनॉइड्स है। और जब क्लोरोफिल ए में एक्स्ट्रा एनर्जी आ जाती है तो हम देखते हैं कि यहीं पर बेसिकली क्या होता है, दो इलेक्ट्रॉन जंप मार के नीचे से यहां पर ऊपर चले जाते हैं, ठीक है जी। लो जी, दो इलेक्ट्रॉन जंप मार के लोअर एनर्जी शेल से हाई एनर्जी शेल्स में चले जाते हैं, और यहां पर ही प्रेजेंट होता है मेरे पास PEA, यानी कि प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। यहां पर प्रेजेंट है प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, जो इन इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हैं, रिसीव करते हैं। लेकिन ये लीविंग सिस्टम के अंदर प्रेजेंट है। These electron acceptors are present in living system। अब आपको पता है कि जब लोअर एनर्जी शेल्स में हाई एनर्जी शेल्स में इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, वो इनफ एनर्जी नहीं मिल रही है तो कोई समस्या नहीं। अब जब ये लोअर से हायर में चलेगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर क्या करेंगे, इन इलेक्ट्रॉन को वापस नीचे भेजेंगे। वो इलेक्ट्रॉन को वापस क्या करेंगे जी, नीचे भेज देंगे। और जब हायर एनर्जी शेल से फर्दर हमारे लोअर एनर्जी शेल्स में इलेक्ट्रॉन जाते हैं, समझना, जब हायर एनर्जी शेल से अब फर्दर मेरे पास लोअर एनर्जी शेल्स में इलेक्ट्रॉन जाएंगे, तो उसके लिए हमें ज्यादा एनर्जी यूटिलाइज करने की जरूरत नहीं है। हायर से लोअर में आने में एनर्जी थोड़ी लगानी पड़ेगी, बहुत सिंपल सी बात है। अरे भैया ये पानी की बॉटल है, ये मैंने खोल दी और मैंने इसमें से पानी गिरा दिया, कितना आसान है। इसमें एनर्जी लगाई, अब मैं इसमें से पानी ऊपर फेंकना चाह रहा हूँ, ताकत लगानी पड़ेगी नहीं पड़ेगी इसे? इतनी आसानी से पानी ऊपर निकल जाएगा? नहीं ना। वही चीज कह रहा हूँ, है ना, तुमने टैप खोली, टंकी में से मोटर में सिंटेक्स में पानी आ गया, आसान है। नीचे से ऊपर पहुंचाने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, खटका दबाओगे मोटर का, तभी तो ऊपर चढ़ेगा। तो लेकिन अब हायर से आ रहा है तो हमें एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो उस समय वो जो एक्स्ट्रा एनर्जी हो जाती है वो रिलीज हो जाती है। There is enough extra energy is also released, and now this energy is utilized for the formation of energy molecules, यानी कि ATP और NADPH। वो एनर्जी यहाँ पर आपकी यूटिलाइज होती है। तो लिविंग सिस्टम के अंदर तो ये एक्सेप्टर्स प्रेजेंट है, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स। आपने ऐसा ही सिस्टम हो सकता है केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा,
जहां पर हम लोग क्या देखते हैं, लो एनर्जी शेल्स में से हायर एनर्जी, जब आपके इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट होते हैं तो वो ऊपर जाते हैं, लेकिन वहां पर कोई एक्सेप्टर तो प्रेजेंट नहीं है लैब मीडियम के अंदर, तो वही आपके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं फर्दर कहां पर आ जाते हैं जी, नीचे आ जाते हैं, जिसको इफेक्ट को हम लोग बोलते हैं फ्लोरोसेंस। ठीक है, अगर आपने पढ़ा हो तो इसको हम लोग यहाँ पर क्या बोलते हैं बच्चों, फ्लोरोसेंस बोलते हैं। पढ़ा है आपने एनसी ऐसा कुछ? केमिस्ट्री क्या पढ़ते हो? चलो जी, फ्लोरोसेंस होता है, इसको मैं आपको बता दूंगा, डोंट वरी। तो क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी एक्ट इन अ कोऑर्डिनेटेड मैनर। कोऑर्डिनेटेड मैनर में देखो ये एनर्जीज को ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं बेटा, with other group of pigment carotenoids. The main function of these molecules is to capture the radiant energy जो रिलीज हो रही है, so known as antenna molecule। तो ये क्या कर रहे हैं, क्लोरोफिल ए तो रिएक्शन सेंटर की तरह काम कर रहा है, ये एसेसरी पिगमेंट्स है, और ये फॉर्मेशन हो गई मेरे पास एंटीना कॉम्प्लेक्स की। ठीक है जी, दिस इज द एंटीना कॉम्प्लेक्स। ठीक है जी, दिस इज द एंटीना। और इन सारे मॉलिक्यूल्स का, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स का जो गुच्छा होता है, ठीक है, वही मेरे पास यहां पर क्या कहलाता है बच्चों, दिस इज कॉल्ड द फोटो सिस्टम। इसको हम बोलते हैं यहां पर फोटो सिस्टम बोलते हैं, ये हमारा फोटो सिस्टम कहलाता है। मजेदार बात यह है कि जब हमने थाइलाकोइड मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ा था तो वहां पर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स का गुच्छा था, बताया था ना, चारों तरफ बाउंड्री पर। तो मैं आपको बता दूं कि थाइलाकोइड मेम्ब्रेन के अंदर बेसिकली टोटल कितने फोटो सिस्टम होते हैं, 2 फोटो सिस्टम होते हैं, दैट इज द फोटो सिस्टम 2 एंड दैट इज द फोटो सिस्टम 1। फिर उसके बाद यहाँ पर 2 1 2 1 2 1 या 1 2 1 2 जैसे मर्जी लिख लो। ठीक है जी, ऐसा नहीं होता, पहले 2 आएगा फिर 1 आएगा, ऐसा क्यों होता है वो हम आगे पढ़ेंगे, डोंट वरी। तो हमेशा जो रिएक्शन स्टार्ट होती है वो फोटो सिस्टम 2 से स्टार्ट होती है। और अब यहाँ पर ये जब इलेक्ट्रॉन नीचे जाएंगे तो यहाँ पर फर्दर पता है कौन प्रेजेंट होगा, PS1, यानी कि फोटो सिस्टम 1 प्रेजेंट होगा यहाँ पर। फर्दर क्लोरोफिल ए और देन चारों तरफ एसेसरी पिगमेंट्स ऑफ क्लोरोफिल। ये क्या चीज है, ये जो सारा तामझाम है ना भैया, इस थाइलाकोइड की मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है। मैंने आपको बताया लाइट रिएक्शन वहीं पर होती है। तो क्या होता है जब लाइट पड़ती है तो यहाँ पर ये जो फोटो सिस्टम है ये उस एनर्जी को क्या करते हैं यहाँ पर जी, यूटिलाइज करते हैं, इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर के ऊपर जाते हैं, और जब वो ऊपर से फर्दर नीचे आते हैं तो उसी समय एक्स्ट्रा एनर्जी रिलीज होती है जो एटीपी मॉलिक्यूल्स को बनाने में हेल्प करती है, और फर्दर हमारे पास फोटो सिस्टम 1 तक वो दोबारा से इलेक्ट्रॉन वापस आ जाता है। अब यहां से इलेक्ट्रॉन जब मार के ऊपर गया, यानी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, लॉस हो गया, तो फर्दर अगली बार ये सारा प्रोसेस घूमे, इसके लिए दोबारा से इलेक्ट्रॉन यहाँ पर पहुंचाने पड़ेंगे, तो साइकिल दोबारा भी घूमेगी। मैंने आपको बताया था फोटो फॉस्फोरिलेशन रिएक्शंस होती है जो लाइट के प्रेजेंस में होती है, क्योंकि फॉस्फोरस एटीपी मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन होती है। और ये भी बताया था कि वो 2 तरीके की होती है, एक साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन और एक नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। जस्ट इमेजिन अगर मैं केमिस्ट्री के रिस्पेक्ट से बात करते, इलेक्ट्रॉन जब मार के ऊपर गए, कोई एक्सेप्टर नहीं है, धप्पा बोले जाएगी इनकी, फिर दोबारा नीचे, फिर ऐसे गोला घूमता रहेगा। लेकिन बायो में ऐसा नहीं है, बायो में तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर प्रेजेंट है। तो मान लो अगर ऐसे गोला घूम रहा है, अगर वो लीनिंग सिस्टम में है, तो पक्की बात है ये क्या कहला रहा है, ये साइक्लिक सिस्टम है। यहां से यहां गया, फिर यहां गया, फिर कहां जाएगा पता नहीं, यहां पर कैसे होगी अवेलेबिलिटी वो हम देखेंगे। वो मेरा नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन कह रहा था। गॉट इट? चलिए, तो एक चीज तो ये हो गई। तो हम लोग क्या देखते हैं, ये एंटीना मॉलिक्यूल बन जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं, ये पूरा गुच्छा फोटो सिस्टम है और इसी को बोला जाता है LHC, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। क्योंकि लाइट में से एनर्जी को हार्वेस्ट कर रहे हैं, लाइट हार्वेस्ट कर रहे हैं ना, तो ये लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है जिसका नाम है फोटो सिस्टम 2 या फोटो सिस्टम 1। ठीक है, चलिए दूसरी बात, अब जैसे जो एसेसरी पिगमेंट है, ये क्लोरोफिल ए के बारे में बात कर रहा था, जो आपका क्या कर रहा है यहाँ पर रिएक्शन सेंटर क्रिएट कर रहा है। अब जो चारों तरफ मेरे पास जो आपके पिगमेंट्स होते हैं वो क्लोरोफिल बी है, कैरोटिनॉइड्स है, ज़ेंथोफिल है, फाइकोबिलिन्स है, ये सब एसेसरी मॉलिक्यूल्स होते हैं, पिगमेंट्स होते हैं विच कैप्चर द लाइट, जो लाइट को कैप्चर करते हैं और ट्रांसपोर्ट करेंगे उसको क्लोरोफिल ए तक, यानी कि एसेंशियल पिगमेंट तक, जो रिस्पॉन्सिबल होता है फोटोकेमिकल कन्वर्जन के लिए। फोटोकेमिकल कन्वर्जन हो रहा है, अभी प्रोडक्ट बनेंगे तो। क्लोरोफिल बी है, ज़ेंथोफिल है, कैरोटिनॉइड्स है। आल्सो प्रोटेक्ट क्लोरोफिल ए, ये क्लोरोफिल ए को प्रोटेक्ट भी करके रखते हैं, किससे? फ्रॉम फोटो ऑक्सीडेशन से। इन इलेक्ट्रॉन का लॉस नहीं होता, पढ़ा होगा आप लोगों ने केमिस्ट्री के अंदर ऑक्सीडेशन प्रोसेस के दौरान।
तो यहाँ पर फोटो ऑक्सीडेशन जो हो तो उसके लॉस से प्रिवेंट करके रखते हैं यहाँ पर क्लोरोफिल ए को, इलेक्ट्रॉन का लॉस ना। ठीक, चलिए अब इसी के हिसाब से हम लोग यहाँ पर बात करते हैं, देखो जी लाइट के बारे में। अगली चीज हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर लाइट। लाइट पढ़ेंगे, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे और एक्शन स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे। ठीक है जी। तो सबसे पहले बात करते हैं लाइट के बारे में। तो जैसा कि आपको पता है ये सन है, तो सन से बहुत सारी रेज आती है बच्चों। सन से जो रेज आती है हमारे पास वो अल्फा रेज है, बीटा रेज है, गामा रेज है, यूवी रेज है, एक्स रेज है, विजिबल रेज है, इंफ्रा रे है, बहुत सारी रे आती है। ठीक है, तो कुछ बातें आप लोगों को पढ़नी है जो अर्थ के ऊपर आती है। ओजोन लेयर क्या करती है, बहुत सारी लाइट को तो वापस रिफ्लेक्ट कर देती है। कुछ लेयर होती है जो छन छन करके आती है, उसी में से एक लाइट होती है अपने पास यहाँ पर जो अर्थ के ऊपर पहुंच रही है बेटा, वो होती है विजिबल रेज। और विजिबल रेज है मेरे पास यहाँ पर वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ये हमारे पास विब्ग्योर होता है जिसको हम लाइट स्पेक्ट्रम भी बोलते हैं। व्हाइट लाइट आती है सन से, लेकिन वो इन 7 कलर्स में टूट जाती है, ये चीज होगी। तो हम लाइट रिएक्शन के बारे में जाने उससे पहले हमें इसके बारे में पढ़ना है। विजिबल लाइट होती है, और विजिबल लाइट पता है आपको, हर एक कलर की अलग अलग वेवलेंथ होती है। देयर इज अ वेवलेंथ ऑफ डिफरेंट कलर लाइट। जैसे हम डेंजर सिग्नल में रेड कलर यूज करते हैं क्योंकि उसकी वेवलेंथ ज्यादा होती है। वेवलेंथ समझते हैं आप लोग, पढ़ा होगा आप लोगों ने, फिजिक्स में भी आपका वेव्स शायद 11th में 12th में, है ना जी। तो वेव की लेंथ इज इक्वल टू वेवलेंथ। सबसे सिंपल बता रहा हूं आपको, वेव की लेंथ यानी कि वेवलेंथ हो गया। चलिए चलिए चलिए, तो जिस लाइट रे की वेव की लेंथ ज्यादा होगी वो दूर तक जाएगी, ठीक है ना। और जिस लाइट रे की वेव की वेवलेंथ कम होगी वो यहां से यहां पर आई, और अगर एरिया ज्यादा है तो ऑब्वियस सी बात है वो यहीं पर स्कैटर्ड हो जाएगी। अगर मान लो यहाँ पर जैसे यहाँ से सोर्स से लाइट आती है और यहाँ पर बैरियर है, तब तो ठीक है, रिफ्लेक्ट होके वापस चली जाएगी। अदरवाइज क्या गया, वो यहाँ से आ रही है और मैं कह रहा हूँ कि उसकी वेवलेंथ कम है और वहां तक पहुंचनी है, और उसकी वेवलेंथ यहाँ हाफ तक ही है, तो वो यहाँ पर आकर के बाय डिफॉल्ट स्कैटर्ड हो जाएगी, जिसकी वजह से स्काई भी हमारे को ब्लू कलर का दिखता है। जिन कलर की वेवलेंथ ज्यादा होती है वो आर पार निकल जाते हैं, सीधे चले जाते हैं। जैसे रेड कलर होता है आपका, ठीक है, या ग्रीन कलर भी है, उसकी वेवलेंथ काफी होती है। ठीक है, चलिए जी। इसलिए जब रेनबो बनता है तो आपको 7 कलर्स बोला जाता है, लेकिन 7 कलर्स की कभी फॉर्मेशन नहीं होती, है ना। 2-4 कलर ही बनते हैं, रेड है, ऑरेंज है, येलो, हल्का सा बहुत ग्रीनिश, बाकी सारे कलर तो ब्लू में ही मर्ज हो जाते हैं। ठीक है, उसका रीजन भी यही होता है। चलिए, तो हम लोग यहाँ पर बात करेंगे लाइट की वेव्स की क्वालिटी के बारे में। और जब हम क्वालिटी के बारे में बात कर रहे हैं, यानी कि हम लोग बात कर रहे हैं बेटा वेवलेंथ के बारे में। हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं किसके बारे में जी, हम लोग यहाँ पर वेवलेंथ के बारे में बात कर रहे हैं। तो बात है कि विच वेवलेंथ इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। ये जो भी वेवलेंथ है ना, जो भी वेव सारी है, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, तो कौन से वेव की वेवलेंथ या किस वेवलेंथ वाली वेव जो है वो फोटोसिंथेसिस के लिए एसेंशियल होती है, रिस्पॉन्सिबल होती है, बेनिफिशियल होती है। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि विच वेवलेंथ इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस, बिकॉज डिफरेंट पिगमेंट एब्जॉर्ब डिफरेंट वेवलेंथ। ये भी बात याद रखना कि डिफरेंट डिफरेंट जो पिगमेंट होते हैं वो डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। तो इसीलिए ये जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो दैट इज वाई वी कॉल्ड वन मेन पिगमेंट, जिसको क्लोरोफिल ए को हम लोग यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, रिएक्शन सेंटर बोल रहे हैं, इसी वजह से। एंड द अदर पिगमेंट विच एब्जॉर्ब डिफरेंट वेवलेंथ आर एसेसरी पिगमेंट। सो टू अंडरस्टैंड विच पिगमेंट एब्जॉर्ब विच वेवलेंथ, वी नीड टू नो द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। हमें यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा, हमें यहाँ पर समझना पड़ेगा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, कि किस वेवलेंथ, है ना, किस वेव की वेवलेंथ वाली लाइट को
कौन कौन से पिगमेंट एब्जॉर्ब करेंगे और कैसे एब्जॉर्ब करेंगे। अब जैसा कि मैंने बताया पिगमेंट्स अपने पास कौन कौन से, क्लोरोफिल ए हो गया, क्लोरोफिल बी हो गया, कैरोटिनॉइड्स हो गया, फाइकोबिलिन्स हो गया। तो ये कौन कौन से कलर की लाइट को यहाँ पर एब्जॉर्ब करेंगे उसके बारे में मैं आप लोगों को यहाँ पर बता देता हूं। देखिए मैं आपको बताता हूं यहाँ पर सबसे पहले कि लाइट का एब्जॉर्प्शन जो होता है वो किस तरीके से होता है, यानी किस कलर की वेवलेंथ में, है ना, कौन सी वेवलेंथ में लाइट का सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन होगा, किस कलर में। तो जैसे हमारे पास ये लाइट रेज है, विबग्योर, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये वेवलेंथ है 400, 500, 600, 700, और ये हमारे पास पिगमेंट्स है क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटिनॉइड्स, फाइकोबिलिन्स। तो सबसे पहले मैं क्लोरोफिल ए को रिप्रेजेंट करता हूं ब्लू कलर से। तो मैं देखूंगा कि क्लोरोफिल ए हमारे पास जो है वो स्टार्ट हुई है लगभग 400 नैनोमीटर से, और मैं देखूंगा कि जो ब्लू वाला रीजन है उसमें मैक्सिमम पीक बन रही है, यानी कि ब्लू रीजन में लाइट का मैक्सिमम क्या हो रहा है बच्चों, एब्जॉर्प्शन हो रहा है, ये देखिए, ठीक है। और उसके बाद मैं देखूंगा कि लगभग 700 नैनोमीटर के आसपास वाली जो वेवलेंथ है, यानी कि लगभग 650 680 के आसपास, यहां पर आप देखिए सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन हो रहा है, ठीक है। और 700 वाली नैनोमीटर वेवलेंथ के बाद हम लोगों ने क्या देखा कि बहुत ज्यादा डाउन आ रहा है, यानी कि रेड कलर की वेवलेंथ के बाद, इसी को बोलते हैं रेड ड्रॉप एक्सपेरिमेंट या फिर इमर्शन इफेक्ट, बताया था मैंने। चलिए जी, तो मैं देखता हूं कि सबसे ज्यादा जो लाइट का एब्जॉर्प्शन हुआ है वो ब्लू रीजन में और रेड रीजन में लाइट का सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन हुआ। रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन देखिए सबसे ज्यादा ब्लू रीजन में और रेड रीजन में हुआ है। तो यहाँ पर जो वेवलेंथ है वो लगभग हम लोग देखते हैं, और यहाँ पर जो वेवलेंथ है वो वेवलेंथ क्या होगी उसके अकॉर्डिंग बात करेंगे। तो क्लोरोफिल ए है, ग्राफ शो कर रहा है कि क्लोरोफिल ए मैक्सिमम लाइट की एब्जॉर्प्शन कर रहा है किस रीजन में जी, ब्लू और रेड रीजन में। तो देखो क्लोरोफिल ए ब्लू रीजन में सबसे एक ऊपर पीक गई है और रेड रीजन में सबसे ऊपर पीक गई है क्लोरोफिल ए की। तो क्लोरोफिल ए ब्लू और रेड रीजन को सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब कर रहा है। चलिए उसके बाद मैं आपको बताता हूं फिर क्लोरोफिल बी। तो क्लोरोफिल बी हम लोग क्या देखते हैं, वो लगभग इसके पैरेलल चलता है जी। ये मेरे पास क्लोरोफिल बी है। तो क्लोरोफिल बी जो है वो स्लाइटली थोड़ा सा साइड में है, स्लाइटली पुश्ड कंपैरिजन टू क्लोरोफिल ए। तो यानी कि एब्जॉर्प्शन पे यहां पर भी लगभग इसी वेवलेंथ में है, लेकिन थोड़ा सा कम है, और थोड़ी सी वेवलेंथ 10-20 इसकी ज्यादा होगी। मान लो मैं कह रहा हूं ब्लू रीजन है जहां पर वेवलेंथ लगभग 480 के आसपास है, तो जो क्लोरोफिल बी है वो थोड़ा सा उससे 10 वेवलेंथ वाली आगे वाली के अकॉर्डिंग एब्जॉर्ब कर रहा है लाइट को। तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम सबसे ज्यादा हमारे पास यहां पर है। अगर मैं बात करता हूं कैरोटिनॉइड्स ए के बारे में, ये हमारे पास कैरोटिनॉइड्स ए है। तो कैरोटिनॉइड्स ए का एब्जॉर्प्शन पीक हमारे पास ये है, और उसके बाद में फाइकोबिलिन्स, लो जी, ये फाइकोबिलिन्स का रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन है। कहने का मतलब क्या है कि क्लोरोफिल ए के बारे में बात करते हैं अकॉर्डिंग टू द डायग्राम। तो क्लोरोफिल ए हमारे पास सबसे ज्यादा लाइट का एब्जॉर्प्शन कर रहा है कौन से कलर की वेवलेंथ के अंदर जी, वो सबसे ज्यादा लाइट का एब्जॉर्प्शन कर रहा है मेरे पास ब्लू रीजन में और रेड रीजन में जी। ब्लू रीजन में और रेड रीजन में सबसे ज्यादा लाइट का एब्जॉर्प्शन हो। दूसरी तरफ क्लोरोफिल बी हमारे पास यहां पर देयर इज स्लाइटली शिफ्टिंग इन वेवलेंथ बिटवीन ब्लू और ग्रीन, ब्लू और ग्रीन रीजन के बीच में हल्की सी शिफ्टिंग हुई है विद रिस्पेक्ट टू द डायग्राम। कैरोटिनॉइड्स के बारे में बात करते हैं तो इट एब्जॉर्ब समवेयर इन ग्रीन एंड येलो रीजन। तो थोड़ा सा आप देखेंगे कि ग्रीन और येलो रीजन के बीच में थोड़ी सी हमारे पास इसकी पीक बनी हुई है, तो वहां पर ये एब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक है। और फाइकोबिलिन्स इट शो पीक बिटवीन ग्रीन एंड येलो रीजन। सो दिस ग्राफ शो कि विच पिगमेंट एब्जॉर्ब विच वेवलेंथ, की कौन सा पिगमेंट जो है यहाँ पर कौन सी वेवलेंथ को यहाँ पर क्या कर रहा है बच्चों, एब्जॉर्ब कर रहा है। तो सबसे ज्यादा हमारे पास यहाँ पर किसके अंदर आया है, क्लोरोफिल ए के अंदर, ये देखिए ब्लू रीजन में और रेड रीजन में। फिर क्लोरोफिल बी जो ग्रीन कलर का पिगमेंट है वो भी
थोड़ा सा ब्लू और ग्रीन वाली जो लाइट रे आ रही होगी उसमें एब्जॉर्ब कर रहा है, और थोड़ा सा रेडिश के बाद कैरोटेनॉइड्स हमारे पास ग्रीन और येलो के बीच में, ठीक है। और हमारे पास जो फाइकोबिलिन्स है उसकी भी वेवलेंथ जो है इसी वेवलेंथ यानी 500 टू 600 के बीच की वेवलेंथ वाली को ही वो लाइट रे को क्या कर रहा है बच्चों, एब्जॉर्ब कर रहा है। सो इफ एब्जॉर्प्शन ऑफ वेवलेंथ इज मैक्सिमम, समझना, अगर एब्जॉर्प्शन ऑफ वेवलेंथ इज मैक्सिमम तो इसका मतलब कि रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज आल्सो मैक्सिमम, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी तो मैक्सिमम होगा। एंड दिस इज टर्म्ड एज एक्शन स्पेक्ट्रम। ये तो मैंने आपको शो करा है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, लेकिन अगर मैं बात करता हूं एक्शन स्पेक्ट्रम के बारे में तो आप सोच के देखिए एक्शन स्पेक्ट्रम की जो रेज होगी वो लगभग कहां पर आएगी और कैसे बनेगी। वो ऐसे बनेगी, यहां पर ये देखिए, ये देखिए ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम शो कर रहा है, तो ये भी इसी रीजन में, दिस इज द सॉरी एक्शन स्पेक्ट्रम, ये एक्शन स्पेक्ट्रम, ये सारी एब्जॉर्प्शन, तो जहां पर सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन हुई है इस रीजन में, तो एक्शन भी तो सबसे ज्यादा इसी में हुआ है। एक्शन स्पेक्ट्रम मतलब कि रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस जहां पर सबसे ज्यादा हमारे पास हुआ है। तो इसको एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू भी शो करा था यहाँ पर इंगलमैन ने, अगर आप लोगों को याद हो तो इंगलमैन ने एक एक्सपेरिमेंट करा था जहां पर हम लोग क्या करते हैं, लो जी, ये मेरे पास एक ग्लास टम्बलर है जिसके अंदर मैंने ये वाटर डाल दिया और यहाँ पर वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये मैंने व्हाइट लाइट यहाँ पर छोड़ दी थी। और उसके बाद मैंने यहाँ पर क्या किया जी, ग्रीन एल्गी ले। अब मैंने क्या देखा कि जितनी भी ग्रीन एल्गी थी वो मैक्सिमम ग्रीन एल्गी आपकी ब्लू रीजन में और रेड रीजन में इकट्ठी हो गई। दूसरी चीज, अब हम लोग क्या देखते हैं, यहां से ब्लू रीजन में और रेड रीजन में मेरे को बबल्स निकलते हुए दिखाई दिए ऑक्सीजन के, कंपैरिजन टू अदर रीजन, इस रीजन में बबल्स ज्यादा थे। अब यानी कि यहीं पर सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस हो रही है क्योंकि सबसे ज्यादा O2 भी यहीं पर रिलीज हो रहा है, ब्लू रीजन में, रेड रीजन में। इसका मतलब कि यहाँ पर सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम भी है, तो हमारे यहाँ पर ये एक्यूमुलेट भी हो रहा है। मैं कह रहा नहीं हो रहा एक्यूमुलेट, बात खत्म करो, सारे में फैले हुए, ठीक है। लो जी, अब मैं कह रहा हूं कि लेकिन ब्लू रीजन में और रेड रीजन में O2 के बबल्स निकल रहे हैं, इसका मतलब क्या है, ब्लू रीजन में और रेड रीजन में O2 के बबल्स निकल रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस यहीं पर सबसे ज्यादा हाई है, तभी तो ऑक्सीजन के बबल्स यहां पर निकल रहे हैं कंपैरिजन टू अदर रीजन। और अगर ऑक्सीजन के बबल्स यहां पर सबसे ज्यादा निकल रहे हैं, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस यहां पर सबसे ज्यादा है, इसका मतलब कि लाइट को एब्जॉर्ब भी तो सबसे ज्यादा यहीं पर हुआ है, ब्लू रीजन में, रेड रीजन में, तभी तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस यहां पर हमारा क्या है बच्चों, हाई है यहाँ पर। So there are many bubbles seen in blue and red region. So there is a photosynthesis reaction occur which release O2 in these region. तो more O2 अगर यहाँ पर निकल रही है, कहने का मतलब है कि अगर रेट ऑफ O2 अगर ज्यादा है तो पक्की बात है कि फोटोसिंथेसिस भी का रेट भी तो यहाँ पर ज्यादा होगा। बहुत सिंपल सी बात है ना। चलिए जी, तो एक्शन स्पेक्ट्रम के ग्राफ को ही मैंने इसी के अंदर इंपोज कर दिया। तो ये दो ग्राफ, एक्शन स्पेक्ट्रम का अलग है, एब्जॉर्प्शन का अलग है, मैंने दोनों को एक में चिपका दिया। आप एक्शन का अलग बना सकते हो, एब्जॉर्प्शन का अलग, दोनों को एक साथ इंपोज कर दिया, यहाँ पर आप लोगों को दिखा दिया है, उससे हमें पता चल जाए। इतना पढ़ने के बाद अब हम यहाँ पर बात करेंगे फोटो सिस्टम के बारे में, ठीक है। लेकिन एक बार इमर्शन इफेक्ट और रेड ड्रॉप एक्सपेरिमेंट के बारे में और पढ़ लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पर बात करते हैं जब इमर्शन इफेक्ट के बारे में। ये इमर्शन इफेक्ट क्या है, और ये रेड ड्रॉप एक्सपेरिमेंट क्या है। तो देखिए, जब मैं बात करता हूं यहां पर इमर्शन इफेक्ट के बारे में, तो इमर्शन और उसके जो टीममेट्स थे, साइंटिस्ट थे, दे परफॉर्म एक्सपेरिमेंट, इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करा एंड दे फाउंड द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। इन्होंने देखा कि जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है वो डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ के ऊपर क्या है, डिफरेंट है। एंड देन ए गिव अ टर्म दैट इज कॉल्ड द क्वांटम यील्ड। उन्होंने यहां पर एक टर्म इजाद करी जिसको बोला उन्होंने क्वांटम यील्ड। तो यील्ड मतलब कि यील्ड करना, एनर्जी लेना, ठीक है जी। इन्होंने मतलब कि एक तरीके से इतनी एनर्जी ड्राइव करी है। क्वांटम यील्ड का मतलब समझिए बच्चों, आप लोगों ने एक वर्ड पढ़ा होगा क्वांटम, क्वांटोसॉम, क्वांटम तो पढ़ा होगा, क्वांटम थ्योरी, क्वांटम फिजिक्स,
है ना। तो दो थ्योरी थी हमारे पास लाइट के रिस्पेक्ट्स में, एक पार्टिकल थ्योरी होती है, एक वेव थ्योरी होती है। आपने पढ़ा होगा छोटी क्लासेस में पार्टिकल थ्योरी, जो कहती है कि लाइट कंसिस्ट ऑफ पार्टिकल जिनको फोटॉन्स बोला गया है, और उसकी कैरेक्टरिस्टिक की लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन। वेव थ्योरी कहती है कि लाइट डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम फॉर देयर प्रोपेगेशन, दे हैव EMW यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की कैरेक्टरिस्टिक थी दैट डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम फॉर देयर प्रोपेगेशन। दोनों थ्योरी में से कौन सी थ्योरी सही है? दोनों थ्योरी सही है। 11th से पहले 10th तक फिजिक्स में हम लोगों ने जो है पार्टिकल थ्योरी यूज करी है। आप हायर क्लास में शायद 11th या 12th में फिजिक्स में होगा, वहां पर दोनों थ्योरी को मिलाकर के क्वांटम थ्योरी बनी है, तो वहां पर हम लोग क्वांटम थ्योरी के बारे में बात करेंगे। तो क्वांटम थ्योरी या क्वांटम यील्ड से क्या मतलब होता है, समझने की कोशिश करिए वर्ड क्वांटम। इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ O2 रिलीज, दोबारा सुना, द अमाउंट ऑफ O2 रिलीज पर क्वांटम ऑफ लाइट एब्जॉर्ब। इट इज द अमाउंट ऑफ O2 रिलीज पर क्वांटम ऑफ लाइट एब्जॉर्ब, यानी कि लाइट इसने एब्जॉर्ब करी है, पर क्वांटम में जितनी लाइट एब्जॉर्ब करी है उसके हिसाब से इसने क्या करा है, यहां पर O2 रिलीज करा है। क्वांटम समझ लो कि एक तरीके से यहां पर यूनिट है लाइट एनर्जी की, कि इतनी क्वांटम एनर्जी इसने डिराइव करी, क्वांटम यील्ड यानी कि इतनी लाइट एनर्जी ली, तो उस हिसाब से इसने फोटोसिंथेसिस करी और इतना O2 रिलीज हुआ, इतना O2 रिलीज हुआ। तो हम लोग यहां पर देखें क्वांटम अलग चीज है, लेकिन क्वांटम यील्ड का मतलब क्या है कि इतना अमाउंट ऑफ O2 रिलीज हुआ है, कब? पर क्वांटम ऑफ लाइट एब्जॉर्ब। एंड ऑब्जर्व एंड गिव अ ग्राफ एंड कंक्लूजन ऑफ दिस ग्राफ बाय रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज सडन ड्रॉप। हमने क्या देखा, इसके हिसाब से जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है इज सडन ड्रॉप आफ्टर द रेड लाइट, रेड वेवलेंथ, एंड दिस वाज रेफर्ड एज रेड ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। कि रेड कलर के बाद अचानक से हमारे पास रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस जो है वो डाउन हुआ है, उसी को हम लोग यहाँ पर क्या बोलते हैं बच्चों? इसी को बोला जाता है यहाँ पर रेड ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। ये हमारे पास इधर में रेड ड्रॉप एक्सपेरिमेंट कहलाया। ओके, तो रेड ड्रॉप का मतलब है कि सडन डिक्लाइन इन द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, कब? आफ्टर 680 नैनोमीटर। ध्यान से देखो कि लगभग लगभग यहाँ पर 680 नैनोमीटर के बाद हम देखते हैं कि अचानक से ये डाउन आ गया हमारे पास। तो 680 नैनोमीटर के बाद मेरे पास यहाँ पर ये डाउन है, जिसको रेड ड्रॉप एक्सपेरिमेंट